चलिए आज हम समय में लगभग 2500 साल पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जहां तलवारें बोलती थी और सिंहासन के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थीं। ये कहानी है प्राचीन भारत के उन सत्ता संघर्षों की, जिनसे इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक ने जन्म लिया। तो सवाल ये है कि एक बिखरी हुई टूटी फूटी दुनिया से एक मजबूत साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे होता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये रणनीति, महत्वाकांक्षा और एकीकरण की एक जबरदस्त दास्तां है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उस समय से जब भारत एक देश नहीं बल्कि कई टुकड़ों में बटा हुआ एक भूभाग था। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। आज जैसा भारत बिल्कुल नहीं था। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं, बल्कि ये अनगिनत कबीलों, सरदारों और छोटे छोटे राज्यों का एक बड़ा सा पचीकारी जैसा नज़ारा था, जहां हर कोई अपनी धाक जमाने के लिए लड़ रहा था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो मानो किसी बड़े तूफान के इंतजार में थी। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच से कुछ ताकतवर राज्यों ने शक्ल लेना शुरू कर दिया था। ये इस महाद्वीप के खेल के नए और बहुत ही महत्वाकांक्षी खिलाड़ी थे। और ये कितने थे? इतिहास हमें बताता है कि इनकी संख्या थी 16। जी हाँ, 16। इन्हें ही हम महाजनपदों के नाम से जानते हैं। ये वो 16 दावेदार थे जो आने वाली सदियों में सत्ता के सबसे बड़े खेल में एक दूसरे के आमने सामने होने वाले थे। लेकिन इन 16 में भी 4 ऐसे थे जो बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, बाहुबली थे। एक था मगध, अपनी शानदार लोकेशन के साथ। दूसरा कोसल, अपनी विशाल सेना के लिए मशहूर। तीसरा काशी, जो व्यापार और दौलत का बड़ा सेंटर था। और चौथा था अवंती, जिसके पास लोहे के सबसे बेहतरीन हथियार थे। असली मुकाबला तो इन्हीं 4 महाशक्तियों के बीच होना था। इस दौर में सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं हो रही थीं, बल्कि राज करने के, शासन करने के नए नए तरीके भी निकल रहे थे। सत्ता के खेल के नियम हमेशा के लिए बदल रहे थे। उस समय मोटे तौर पर 2 तरह की सरकारें थीं। एक तरफ थे राजतंत्र, जहां सारी पावर एक राजा के हाथ में होती थी और उसका फैसला ही आखिरी होता था। और दूसरी तरफ थे गणतंत्र, जिन्हें गण या संघ कहते थे, जहां बड़े फैसले एक सभा मिलकर लेती थी। ये सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड पावर के बीच का एक बड़ा ही दिलचस्प टकराव था। तो भाई, इस सत्ता के खेल को जीतने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? 3 चीजें थीं जो किसी भी राज्य को अपराजय बना सकती थीं। पहला, लोहे पर कंट्रोल, जिससे उस समय के सबसे एडवांस्ड हथियार बनते थे। दूसरा, उपजाऊ जमीन और ट्रेड रूट्स पर कब्जा, जो खजाना भरता था। और तीसरा, एक प्रोफेशनल परमानेंट आर्मी, जो इन दोनों चीजों की हिफाजत कर सके। जिसके पास ये तीनों चाबियां थीं, समझ लीजिए वही सिकंदर था। और एक राज्य था जिसने इन तीनों चीजों में महारत हासिल कर ली और आखिर में विजेता बनकर उभरा। उसका नाम था मगध। मगध की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी ज्योग्राफी। उसकी किस्मत उसकी जमीन में लिखी थी। ये गंगा के उपजाऊ मैदानों में था, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं। नदियां व्यापार के लिए हाईवे का काम करती थीं। और सबसे जरूरी बात, यहाँ जमीन के नीचे लोहे का खजाना था, जो उनकी सेना को सबसे खतरनाक हथियार देता था। मगध का ये उदय कोई रातों रात नहीं हुआ। ये महत्वाकांक्षी राजाओं की पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा था। राजा बिंबिसार ने दोस्ती और जंग दोनों तरीकों से राज्य को फैलाना शुरू किया। उनके बेटे अजातशत्रु ने तो कोसल और काशी जैसे बड़े बड़े दुश्मनों को भी घुटनों पर ला दिया। और देखते ही देखते कुछ ही पीढ़ियों में मगध पूरे उत्तरी भारत का बेताज बादशाह बन गया। तो इस प्राचीन सत्ता संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक साम्राज्य की जीत नहीं थी। महाजनपदों के इस दौर ने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी संघर्ष की राख से मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल साम्राज्य निकला। इसी दौर में नए शहर बसे, व्यापार बढ़ा और बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों को फैलने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, पहली बार एक बड़े एकीकृत भारत का सपना हकीकत बनने के बहुत करीब था। तो अगली बार जब हम एक बड़े और मजबूत देश के बारे में सोचते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि इस विचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, जो 2500 साल पहले के उन सत्ता संघर्षों तक जाती हैं। दुश्मनी और एकता की चाहत, ये वो 2 ताकतें हैं जिन्होंने तब भी इतिहास रचा था और आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं।